नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपको जैसा पता है कि हम अभ्यास प्रश्न रखते हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते हैं। ओके, और जो लोग अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अंतिम का जो प्रश्न होगा वो आप अभ्यास तौर पे होगा और उसका जो आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। और एलटी के बाबत कोई भी बुक्स होंगी तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया है, आप वहां जाकर परचेज कर सकते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न हमारे इस सेशन का, तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, आप पढ़ सकते हैं और हम भी रीड करते हैं। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष हैं, तो कौन है ये हमें बताना है। तो हरबंश कपूर, प्रकाश पंत, यशपाल आर्य और काजी मोइनुद्दीन, इनमें से हमें बताना है कि कौन प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले दोस्तों उत्तरांचल या उत्तराखंड में सिर्फ एक सदन है, यानी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ओके, तो जो सबसे पहले निर्वाचित थे वो थे यशपाल आर्य, तो यशपाल आर्य राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि जो प्रकाश पंत थे वो थे अंतरिम सत्र के विधानसभा के अध्यक्ष, यानी अंतरिम अध्यक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, इंटरिम अध्यक्ष भी कह सकते हैं किसके, विधानसभा के। कौन, प्रकाश पंत। ये 2000 जो प्रकाश पंत थे ये 2000 से 2002 तक रहे थे। ओके, और ये पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं प्रकाश पंत जी। और जबकि यशपाल आर्य जी मुक्तेश्वर से बिलोंग करते हैं और ये रहे थे 2002 से, इनका जो कार्यकाल था 2002 से 2007। ओके, और ये कांग्रेस से संबंधित थे। और जबकि प्रकाश पंत जी अपने बीजेपी से थे। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, तो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, पातीराम, डॉक्टर शेखर पाठक या डॉक्टर यशोधर मठपाल, डॉक्टर आर.एस. टोलिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर.एस. टोलिया जी ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन है कि धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था। तो धौली घाटी में स्थित मलारी गांव, जैसे चमोली में है, का अध्ययन किसने किया था। गिरिराज शाह ने, जयानंद भारती ने, गोविंद चातक जी ने या शिव प्रसाद डबराल जी ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी शिव प्रसाद डबराल जी ने धौली घाटी में स्थित मलारी गांव के समाधियों का अध्ययन किया था। भारत में बॉक्साइट, तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये इंडिया जीके से हमने क्वेश्चन लिया हुआ है कि भारत में बॉक्साइट, जिसे बॉक्साइट आपको पता भी है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट क्या है, यानी बॉक्साइट का जब निष्कर्ष करते हैं, यानी निष्कर्षण करने के दौरान हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड या ओडिशा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ओडिशा। ओके, जिसको उड़ीसा भी कहा जाता था पहले, लेकिन अब उसका नाम बदल के ओडिशा कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2011 की जनगणना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर जनगणना हुई नहीं है। ओके, तो उसके अनुसार जो जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, तो ऑप्शन है हमारे पास 68, 55, 72 एंड 60। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 68। तो 68% जो हमारी जनसंख्या का है भारत की, वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र कितने महत्वपूर्ण हैं हमारी इकोनॉमी की दृष्टि से, सभी दृष्टि से, यानी जो किसान हैं वो ज़्यादा हैं और चीज़ों के बजाय। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा रीजनिंग से है, तो रीजनिंग का आप अभ्यास करते रहिएगा। गूगल से क्वेश्चन खूब सारे अटैम्प्ट कीजिएगा जिससे आपकी कैलकुलेशन तेज हो। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये हमें निकालना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है। तो इसमें देखो
ये अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसका स्क्वायर करें और दोनों को जोड़ दें, यानी देखो 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9, तो दोनों को ऐड करो कितना हो गया 34 आता है ना। तो ये, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो ये निकल जाता है। वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे तो हमें आंसर निकल जाएगा। तो 4 4 जा 16 एंड प्लस 5 5 जा 25, तो दोनों को ऐड करो कितना हो गया, तो आ गया ये 41। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 41। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ये एट द मोमेंट आपका माइंड चलाना है, ओके। और इस ऐसे अब माइंड कैसे चलेगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे रीजनिंग के, ओके। आगे बढ़ते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भी कह सकते हैं हम इसको, का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था। तो गोवा में हुआ था, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश जी में, या हमारे पंजाब में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। तो गोवा में, भारत के गोवा में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत का क्षेत्रफल हमें बताना है। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो है क्या 30,87,263 वर्ग किलोमीटर है, या 32 या 3290। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये आपको बी याद रखना है, ठीक है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये है, यानी 32,87,000, ओके, और 263 वर्ग किमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। कुनिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है। तो कुनिंद मुद्राएं, जैसे कि आपको पता है कुनिंद जो वंश था उसके जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो शासक थे वो थे अमोघभूति, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसका अभी जो किस लिपि में अंकन हुआ है इनकी मुद्राओं को, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास खरोष्टी, ब्राह्मी, या इन दोनों ए बी, यानी ए बी, और लास्ट है डी देवनागरी में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा दोनों ए बी, यानी खरोष्टी ब्राह्मी दोनों इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजी जनजाति का मुख्य देवता है। तो राजी जनजाति का कौन मुख्य देवता है, हमें ये बताना है। बाघनाथ है, या चामुंडा देवी, महासु देवता, या गोलू देवता। तो इसका राइट आंसर है बाघनाथ। तो बाघनाथ राजी जनजाति का मुख्य देवता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया। 1816 में, 1812 में, 1818 में, 1814 में। तो इसका राइट आंसर है 1816 में, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के रूप में भी जाना जाता है, और अल्मोड़ा में ही जो जनसंख्या वृद्धि है, दशक जनसंख्या वृद्धि, वो नेगेटिव रही थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन थे, बसंत देव जी थे, और इनकी प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने राजधानी बनाई थी कार्तिकेयपुर में। कार्तिकेयपुर कहाँ है, जोशीमठ में है। तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद इनका जो द्वितीय राजधानी थी वो बैजनाथ थी। कहाँ थी, बैजनाथ, यानी बागेश्वर में। और इन्होंने जो शीतकालीन राजधानी बनाई थी ढिकुली में, जो रामनगर के पास है ढिकुली, आपने सुना भी होगा, जब कॉर्बेट कभी घूमने गए तो वहाँ ढिकुली जाना पड़ा होगा आपको। और इनकी जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी, और लोक भाषा क्या थी इनकी, पाली थी दोस्तों। तो इसे याद रखना। कत्यूरी वंश एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक क्वेश्चन कत्यूरी वंश से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने है, यानी अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था। तो अल्मोड़ा यानी कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन, जब महात्मा गांधी कुमाऊं में आए थे तो उसी दौरान वो अल्मोड़ा में भी गए थे। तो 1927 में आए थे, या 1929 में, 1930 में, या 1928 में। तो इसका राइट आंसर है 1929 में आए थे, वो भी 19 जून
1929 में आए थे, 1929 में आए थे। तो इस 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो माउंट एवरेस्ट सबसे पहले इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, और कहा जा रहा है कि इसकी ऊंचाई बढ़ती ही नज़र आती है, 0.86 ऐसा कुछ है जो बढ़ रही है। ओके, तो अभी पूछा है कि सबसे कम उम्र की कौन है जो जिसने भारतीय ध्वज वहाँ माउंट एवरेस्ट पर फहराया है। तो हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, बछेंद्री पाल, तासी, या नुंगसी मलिक, या शीतल राज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शीतल राज। तो शीतल राज ने ही कम उम्र में राष्ट्रीय ध्वज फहराया माउंट एवरेस्ट पर, और ये पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? पिथौरागढ़ की, इसको लिख लीजिएगा। ओके, आगे बात करते हैं, गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है, गरुड़ शिला कहाँ पर, शिला शिला मतलब पत्थर होता है, तो गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है? यमुनोत्री में है, गंगोत्री में है, बद्रीनाथ में, या केदारनाथ में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बद्रीनाथ में। तो हमारी जो गरुड़ शिला है वो कहाँ है? बद्रीनाथ में है। कहाँ है? बद्रीनाथ में। आगे बढ़ते हैं, टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो टिहरी बांध कब शुरू हुआ था, कब इसको बनना शुरू हुआ था, ये बताना है। 1969 में, 1978 में, या 1970, या 1985 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 78 में, 1978 में ये बना था, यानी बनना शुरू हुआ था। ओके, 1978 में टिहरी बांध। और टिहरी बांध की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। ओके, 260.5 समथिंग, 260.60 अप्रॉक्स। ओके, इतनी इसकी हाइट है। और वन मोर थिंग कि ये जो 24 यानी 2400 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस करता है इसका। ठीक है, तो ये टिहरी बांध का बना था 1978 में, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? कौन सी उपाधि? गिरिराज, गिरी देखो, गिरी आपने अगर हिंदी पढ़ी होगी तो गिरी मतलब होता है पहाड़, और चक्र चूड़ामणि, तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? चंद्र शासक थे, कत्यूरी शासक थे, गोरखा शासक थे, या पवार शासक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कत्यूरी शासक। तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले कत्यूरी शासक थे। और फिर से बता दूं, कत्यूरी के जो संस्थापक थे वो थे बसंत देव। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो 1903 में हैप्पी क्लब किसने बनाया था, ये पूछा है। ऑप्शंस दिए हमारे पास, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने, ज्वालादत्त जोशी जी ने, तारादत्त गैरोला जी ने, या बद्रीदत्त पांडे जी ने। तो इसका राइट आंसर है ए। इसका मतलब है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब की स्थापना की थी 1903 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? तो श्री पंचमी के नाम से किस त्योहार को जाना जाता है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन है, ऋषि पंचमी त्योहार को जाना जाता है, नाग पंचमी, या बसंत पंचमी, या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बसंत पंचमी। तो दोस्तों बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। और एक और चीज़, बसंत पंचमी को ही सरस्वती पंचमी भी कहा जाता है। इसको लिख लीजिएगा, सरस्वती पंचमी। क्या कहा जाता है? सरस्वती पंचमी। बसंत पंचमी का एक और नाम है, क्या नाम है? सरस्वती पंचमी। और श्री पंचमी, ये दोनों नाम इसके लिख लीजिएगा। तो जब भी बसंत पंचमी आए तो इसको रिवाइज कीजिएगा या रिमाइंड कीजिएगा, जिससे आपको याद रहे। अब एक प्रश्न है हमारे पास रीजनिंग का। रीजनिंग का प्रश्न है, एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रम 18 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मोहित है, सपोज मोहित हमने लिख दिया, ये मोहित है, और इससे ऊपर 18 है, तो 18 क्रम है, यानी इससे ऊपर 17 होंगे। ये 18 नंबर का है, ये मोहित है 18वां नंबर का। ठीक है, ये 18 नंबर का मोहित है। नीचे से क्रमांक 13 है, 13 है, नीचे से क्रमांक 13 यानी यहाँ 12 होंगे, तो 13वां ये मोहित हो गया। ठीक है, इसे याद रखना। अब टोटल कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट ऐड करो। देखो 17 ये हो गए और 12 ये हो गए, 17 और 12 29 हो गया। 17 और 12 कितना हो गया?
29 हो गया, 29, और एक मोहित हो गया खुद, और +1 कर दो तो टोटल कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट वहाँ कितने हैं? 30 है। अब 30 में से कक्षा में, यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो 6 लड़कियां हैं, तो बॉयज कितने होंगे? ऑब्वियसली 24 होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 24, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? उत्तरकाशी से है, रुद्रप्रयाग से है, बागेश्वर से है, पिथौरागढ़ से है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पिथौरागढ़। तो जो लोक उत्सव है हिल यात्रा, उसका संबंध किससे है? पिथौरागढ़ से है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं। तो चैती गाथाएं किससे संबंधित हैं ये बताना है। जैसे कि हिंदी माह जो होते हैं वो चैत्र, शुरू जो पहला मंथ होता है वो चैत्र ही होता है, तो चैती गाथाएं उससे कुछ संबंधित है। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर होता है सदेही, फ्यूली या मायके के प्रति प्रेम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो तीनों हैं, ठीक है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो उत्तराखंड में चैती गाथाएं हैं वो सदेई, फ्यूली और मायके के प्रति प्रेम के लिए गाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्न में धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है ये बताना है। धौलीनाग मंदिर, ऑप्शन है हमारे पास बागेश्वर में है, नैनीताल में है, अल्मोड़ा में है, पिथौरागढ़ में है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बागेश्वर में। तो बागेश्वर में धौलीनाग मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस स्थान पर है? टिहरी गढ़वाल जिले में, चमोली जिले में, उत्तरकाशी में या बागेश्वर में? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों चमोली में एलिफेंट पीक है। कहाँ है? चमोली में। और चमोली ही क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमाऊं का सबसे बड़ा है और पूरे उत्तराखंड का ही सबसे बड़ा है, लेकिन कुमाऊं का नहीं, कुमाऊं का पिथौरागढ़ है, गढ़वाल का चमोली है, ठीक है। गढ़वाल का चमोली के बाद उत्तरकाशी आता है, और जबकि कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला कहें तो पिथौरागढ़ है, लेकिन पूरा उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कहें तो चमोली ही आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारे सामने, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास, पिथौरागढ़ जैसे कि आपको मालूम है अल्मोड़ा से अलग हुआ था, लेकिन अभी कुमाऊं का ये सबसे बड़ा जिला जाना जाता है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो 24 फरवरी 1960 को, 22 फरवरी 1960 को, या 12 फरवरी 1960 को, या 23 फरवरी 1960 को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 24 फरवरी 1960। तो 24 फरवरी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न हमारे सामने, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की स्थापना, यानी होम रूल की एक शाखा स्थापित की गई? तो देहरादून में, नैनीताल में, हरिद्वार या अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देहरादून में। तो देहरादून में 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती जी ने ये एक शाखा खोली थी होम रूल लीग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो कब दिया गया ये हमें बताना है। 12 मार्च 2008 को, या 20 मार्च 2009 को, 25 मार्च 2010 को, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 12 मार्च 2008 को। जो पहले 50% नहीं था आरक्षण महिलाओं के लिए, उसको 50% कर दिया गया। किसमें? पंचायतों में। तो कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक थे? तो उत्तराखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए जब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए कोशिश कर रहा था, उस वक्त उत्तराखंड भी उनके साथ साथ शामिल था। तो उनमें से जो आंदोलनकारी थे उनके चारों के नाम दिए हैं, उनमें से ये बताना है कि वैज्ञानिक कौन थे। तो देवीदत्त पंत जी, या मथुरा प्रसाद बमराड़ा, बिपिन त्रिपाठी, यशोधरा बेंजवाल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों देवीदत्त पंत जी एक साइंटिस्ट थे। कौन? देवीदत्त पंत जी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने रीजनिंग का है,
निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बताना है। तो दोस्तों देखो, प्रश्नवाचक यहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगी। देखो 3 2 जा 6 है ना। अब 6 3 जा यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है ना। अब इसको देखो, ये 18 हो गया। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, ऑब्वियसली 4 से। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, वो आंसर हो जाएगा। तो 8 4 जा 2 हो गया, और यहाँ पर आ गया 4 1 और 3 7। ये तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72। तो 18 4 जा 72 हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आया। फिर से बता देता हूँ। देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 6 हो गया। फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 है। 18 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो वो 2 से, फिर 3 से, और फिर 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये एक एक को छोड़ के। अगर हमको इसके बाद जानना होता तो हम ये वाला लेते, 2 से फिर 8, फिर ये, और फिर 40 के बाद वाला ये। लेकिन हमें यही निकालना था, तो यहाँ पर हम इसी से काम चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। आगे बढ़ते हैं। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तो किसने विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। मानवेंद्र शाह जी ने, सुदर्शन शाह ने, या प्रद्युमन शाह ने, या भवानी शाह ने। तो हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं, इसका राइट आंसर वैसे बाय द वे सुदर्शन शाह ही है, ठीक है। लेकिन जो प्रद्युमन शाह थे वो, तो आपको पता है कि जो खुड़बुड़ा का युद्ध था, जो 1804 में हुआ था, 1804 खुड़बुड़ा का युद्ध, उसमें मारे गए थे गोरखाओं के हाथ। तो गोरखाओं और गढ़वाल के बीच 1804 में युद्ध हुआ था, तो जिसमें गढ़वाल की हार हुई थी, और हमारे जो ये थे प्रद्युमन शाह, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद गढ़वाल पे को गोरखाओं का शासन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो पातीराम, डॉक्टर शेखर पाठक, डॉक्टर यशोधर मठपाल, या डॉक्टर आर.एस. टोलिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आर.एस. टोलिया। क्या है, आर.एस. टोलिया ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इनकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो चाचा होगा क्या, पिताजी, या भाई, या पुत्र। तो इसका राइट आंसर है पुत्र दोस्तों। ओके, तो ये ब्लड रिलेशन से आपको आनी चाहिए। वैसे भाई द वे ईजी होते हैं, थोड़ा सा इन पे काम करके आप इसमें शार्प हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो नैनीताल का है, देहरादून का है, अल्मोड़ा का है, हरिद्वार का है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात है वो है अल्मोड़ा का। लिंगानुपात अधिक होने का मतलब है कि 1000 पुरुषों में जो लड़कियों की संख्या है या महिलाओं की संख्या है वो ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा। तो इसे कहते हैं लिंगानुपात सबसे अधिक होना, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न हमारे सामने है कि नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी कितनी है। 280 किलोमीटर, 180, 220, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 280। तो कहा जाता है जो नंदा राजजात है वो 12 साल में होती है एक बार। कितने में, 12 साल में। और एक और चीज़ कही जाती है इसके बारे में कि ये सबसे लंबी पैदल यात्रा है, धार्मिक पैदल यात्रा सबसे लंबी। और कितने किलोमीटर है ये, 280 किलोमीटर इसमें लोग पैदल चलते हैं। कितने, 280 किलोमीटर। इसे याद रखना, सबसे लंबी पैदल यात्रा जो धार्मिक है वो कौन सी है, वो है नंदा राजजात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मालपा भूस्खलन किस वर्ष हुआ था। तो मालपा भूस्खलन किस वर्ष हुआ था हमें बताना है। 1996 में, 1998 में, 1997 में, 1995 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी 1998 में मालपा में भूस्खलन हुआ था, यानी अर्थ स्लाइड हुई थी, मिट्टी ऊपर से खिसक के नीचे आ गई थी। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो गढ़वाल से क्षेत्र में कौन सी स्थित है ये बतानी है। द्रोण सागर, भीमताल, सातताल, या विष्णुताल। तो इसका राइट आंसर है विष्णुताल। ओके, और द्रोण, भीमताल और सातताल आपको पता ही होगा, ये नैनीताल में है ना।
यस, तो इस कदर नैनीताल किस में आता है? नैनीताल आता है हमारे कुमाऊं में। तो इसने गढ़वाल पूछा है, तो यह है विष्णु ताल दोस्तों। मुचुकंद, मुचुकंद गुफा स्थित है, गंगोत्री के समीप है, यमुनोत्री के समीप है, या बद्रीनाथ के समीप है, केदारनाथ के समीप? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी बद्रीनाथ के समीप मुचुकंद गुफा स्थित है, मुचुकंद गुफा। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो लंका नामक स्थान पे किस भागीरथी नदी से किस नदी का होता है? तो गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, जाह्नवी या भिलंगना? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जाह्नवी, यानी उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से जाह्नवी नदी का मिलन होता है। किसका? जाह्नवी नदी का मिलन होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? तो कुमाऊं के राजा के रूप में जाना जाता था सर हेनरी रैमजे, कर्नल गोबन, फिशर या ई गार्डनर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी सर हेनरी रैमजे। और सबसे प्रथम हमारे कुमाऊं के कमिश्नर हुए थे वो हुए थे ई गार्डनर, इसे याद रखिएगा। लेकिन अभी कुमाऊं के राजा के रूप में हम सर हेनरी रैमजे को जानते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। तो राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी उत्तराखंड में? हमें ये बताना है। 1856 में, 1874, 1892, 1862? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी 1874 में। तो 1874 में उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्र शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो चंद्रवंश के बाद, और चंद्र शासन के समय आपको पता भी है कि सोमचंद्र इनके क्या थे? चंद्रवंश के संस्थापक थे सोमचंद्र। ओके, तो कितने प्रकार के कर, यानी टैक्स की बात की जा रही है, तो कितने प्रकार के कर एकत्रित किए जाते थे? तो ऑप्शन हमारे पास है 35, 36, 34 या 37। तो इसका राइट आंसर है 36। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 36 प्रकार के कर यानी टैक्स वसूले जाते थे चंद्र शासन में। तो अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, अभ्यास प्रश्न देखिएगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों देखो, त्रिभुज आप जानते हैं जिनकी 3 भुजाएं होती हैं, और चतुर्भुज जिनकी 4 भुजाएं होती हैं, ये है। तो आपको इसमें काउंट करना है कि कितने इसमें चतुर्भुज हैं और कितने इसमें त्रिभुज हैं। और इसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 27 त्रिभुज और 9 चतुर्भुज, 32 और 8 चतुर्भुज, और सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा वो है 26 त्रिभुज और 8 चतुर्भुज, या उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी करके। और आप एक बार फिगर को फिर से देख लीजिए, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखो, अब आपको सही से क्वेश्चन दिख रहा होगा। ओके, तो इसमें आपको आप स्क्रीनशॉट लेके आप आसानी से पहले इसको आराम से बैठिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर जाके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, पूरा समय लीजिएगा अपना। ओके, और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी आप लिख सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, जो भी आप अच्छा कमेंट करते हैं, और मिलते हैं। अगर कोई भी इसमें गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये गलत है। ओके, मैं अगली वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। ओके, और आप खूब पढ़िएगा, ठीक है, और एक पल भी आप गवाइएगा मत, क्योंकि LT का पेपर आपके सामने दिख रहा है, और उसके बाद आपको पॉलिटेक्निक की भी तैयारी करनी है। तो मैं आपका साथ पॉलिटेक्निक के यानी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में भी देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।